तो रीअसेसमेंट का एक एग्जांपल देखेंगे कि कैसे लीज लायबिलिटी रीअसेस हो सकती है। तो एक कंपनी है किंगफिशर जो कि 4 ईयर लीज एग्रीमेंट में एंटर करती है एक प्रॉपर्टी के लिए, जिसमें इन्हें पेमेंट्स करनी है 1 मिलियन, जो कि हर साल के बिगिनिंग में पे करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग लीज पेमेंट्स इंक्रीज होंगी हर साल इंडेक्स के बेसिस पे, जिसकी वजह से मेरी लीज लायबिलिटी रीअसेस होंगी और हर साल हमें रीअसेसमेंट करना होगा सीपीआई इंडेक्स के बेसिस पे। तो सीपीआई इंडेक्स कमेंसमेंट डेट के दिन 125 था, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज अवेलेबल नहीं है, तो हमने इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट लिया 5%, और बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर सीपीआई इंडेक्स बढ़ के 140 हो गया है। तो पहले साल में हमारी लीज लायबिलिटी क्या होगी और सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में क्या लीज लायबिलिटी होगी, इसके बारे में हमें पता करना होगा। और ये रीअसेसमेंट ऑफ लीज के अंतर्गत आता है, इसलिए हमें हर साल लीज को रीअसेस भी करना पड़ सकता है। हमने 4 साल के लिए ये लीज एग्रीमेंट किया है। पहले साल हमने 1 मिलियन का कैश पेमेंट कर दिया है और हमने कमिटमेंट किया है कि अगले 3 साल तक भी हम ये पेमेंट करते रहेंगे 1 मिलियन का। डिस्काउंट रेट है 5%। तो जो कैश पेमेंट कर चुके हैं वो आरओयू एसेट में सीधा सीधा ऐड हो जाएगा। तो लीज लायबिलिटी जो रिमेनिंग रहेगी वो रहेगी हमारी बाकी 3 पेमेंट्स के लिए, उन्हें हमें डिस्काउंटिंग करना है प्रेजेंट वैल्यू पे। तो जो 1 मिलियन का पेमेंट हम बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर और बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर करेंगे, उसे अगर 5% के रेट पे डिस्काउंट करते हैं तो उसका प्रेजेंट वैल्यू आता है 2723248। तो हम आरओयू एसेट रिकॉग्नाइज करेंगे 3723248 का, जिसमें से 1 मिलियन का पेमेंट हम एडवांस में कर चुके हैं। तो लीज लायबिलिटी हमारा बैलेंस अमाउंट होगी 2723248। अब आरओयू एसेट हमारा अमोर्टाइज होगा 4 साल के दौरान, और आरओयू एसेट की वैल्यू इस अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन की वजह से कम हो जाएगी और ये चार्ज हम पीएनएल में रिकॉर्ड करेंगे। तो कैरिंग अमाउंट ऑफ आरओयू एसेट 1 साल के बाद होगा 2792436। जो हमने लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड की 2723248, इसके ऊपर हम इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज करेंगे 136162 का, और ये पीएनएल में रिकॉर्ड होगा और लीज लायबिलिटी हमारी इस अमाउंट से कम हो जाएगी और कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज लायबिलिटी हमारा होगा 2859410। अब बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर हमें पता है कि हमें लीज लायबिलिटी रीअसेस करनी होगी क्योंकि सीपीआई इंडेक्स चेंज हो चुका है और वेरिएबल पेमेंट्स हमें इंक्लूड करनी होगी। अब हमारी जो पेमेंट होगी सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में वो नए सीपीआई इंडेक्स के रेट पे होगी। कमेंसमेंट के दिन सीपीआई इंडेक्स का रेट था 125 और अब रेट हो चुका है 140। तो हमें जो हमारे वेरिएबल पेमेंट्स हैं उसमें हमें बदलाव करना होगा। जो पहले हम 1 मिलियन का पेमेंट कर रहे थे वो अब बढ़ के 1.12 मिलियन हो जाएगा, क्योंकि सीपीआई इंडेक्स अगर हम 1 मिलियन इंटू 140 डिवाइड बाई 125 करेंगे तो हमारा रिवाइज्ड अमाउंट हमें इंक्लूड करना है हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी में। तो रिवाइज्ड अमाउंट आ जाता है 1.12। अगले 3 साल हमने ये पेमेंट करनी है, जिसमें से 1.12 मिलियन का पेमेंट हम इमीडिएटली करेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो उसका डिस्काउंटिंग रेट अगर यूज़ करेंगे तो आज के दिन 1.12 ही रहेगा। तो बाकी जो 2 पेमेंट्स हैं 1.12 मिलियन की जो रिवाइज्ड अमाउंट पे हैं उन्हें हम डिस्काउंट करेंगे और हमारी लीज लायबिलिटी आती है 3202540। अब इसकी वजह से हमारी लीज लायबिलिटी में डिफरेंस आ चुका है 343129 का, जिसे हमें इंक्लूड करना होगा हमारे आरओयू एसेट में भी और लीज लायबिलिटी में भी। लीज लायबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी इस अमाउंट की वजह से, क्योंकि रीअसेसमेंट की वजह से लीज पेमेंट्स का अमाउंट बढ़ चुका है जो हमें आगे के समय में देना है। और ये पहले से ही तय था कि वेरिएबल पेमेंट्स जो इंडेक्स या रेट पे डिपेंडेंट है उन्हें हमें इंक्लूड करना होगा अपनी लीज लायबिलिटी में। तो हमारी लीज लायबिलिटी अब हो जाती है 343129 के अमाउंट से बढ़कर हम लायबिलिटी का अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। तो टोटल लीज लायबिलिटी अब हो जाती है 3202540, क्योंकि हमने ये जो इंक्रीज्ड अमाउंट है ये लीज लायबिलिटी में इंक्लूड किया है। अब इसका कॉरस्पॉन्डिंग इंपैक्ट कहाँ आएगा, इसकी वजह से हमारा आरओयू एसेट भी बढ़ेगा। तो हम जो जनरल एंट्री करेंगे वो करेंगे आरओयू एसेट अकाउंट डेबिट 343129 और लीज लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट 343129, जिसकी वजह से आरओयू एसेट भी बढ़ जाएगा और लीज लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। इसके बाद जो भी हम पेमेंट्स करेंगे उसकी वजह से हमारी लीज लायबिलिटी कम हो जाती है। अगले साल के बिगिनिंग में हमने पेमेंट करनी है तो उसकी वजह से लीज लायबिलिटी कम हो जाएगी और फिर रिमेनिंग पीरियड के बेसिस पे, रिमेनिंग 3 ईयर के बेसिस पे जो भी आरओयू एसेट है वो अमोर्टाइज होगा और लीज लायबिलिटी भी बाकी के पीरियड में सेटल होगी। हमें तीसरे साल के बिगिनिंग में भी दोबारा रीअसेसमेंट करना होगा और फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में भी हमें रीअसेसमेंट करना होगा और हर साल हमारा आरओयू एसेट और लीज लायबिलिटी में बदलाव आएगा जो हमें अकाउंट करना है। तो लीज लायबिलिटी का मूवमेंट ऐसा रहेगा कि इस रिवीजन के बाद जो लीज लायबिलिटी का अमाउंट है वो है 3202540। हम पेमेंट करेंगे 1.12 मिलियन का
ये हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा, इसके ऊपर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 104,127 का, और हमारा क्लोजिंग बैलेंस दूसरे साल के एंड में हो जाएगा 218,667। अगर कोई बदलाव नहीं आता है, सीपीआई इंडेक्स में कोई बदलाव नहीं आता है, तो ये अगले 3 साल के दौरान सेटल हो जाएगा। बट अगर दोबारा ये बदलाव आता है अगले साल के दौरान, तो हमें दोबारा रीअसेसमेंट करना होगा और लीज लायबिलिटी और आरओयू एसेट को रिवाइज्ड अमाउंट्स पे बुक्स में रिकॉर्ड करना होगा। तो इस तरीके से हम रीअसेसमेंट को डील करते हैं कि हमारी लीज लायबिलिटी जो रिकॉर्डेड है वो बदल भी सकती है। अगर कोई वेरिएबल पेमेंट है, कोई बार्गेन परचेज ऑप्शन है, टर्मिनेशन पेनल्टी का हमें संकेत आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी लीज लायबिलिटीज़ कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है, वो उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा और हमारे अमाउंट्स को रिवाइज्ड अमाउंट्स पे भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ सकता है।